Hello everyone, I am Shatrughan Tiwari and welcome back to my channel. Here we are starting the sixth chapter from 10th standard SST, and the name of this chapter is Manufacturing Industries, and this video is going to be part 5th of this chapter. जो स्टूडेंट्स जहाँ से मैंने छोड़ा था उसके आगे हम चलते हैं, तो हमने स्टार्ट करना है यहाँ से। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट दिया स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी सेल का हमने आपको फुल फॉर्म बताया था, आज भी बता देते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का फुल फॉर्म होता है। तो ये जो है, जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर होते हैं, उनके जो लगभग सभी जो जितने भी अंडरटेकिंग मार्केट होते हैं, देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ स्टील ये लिमिटेड इंडिया, ये सारे चीज़ किसके अंतर्गत आते हैं? सेल के अंतर्गत आते हैं, सेल के माध्यम से आते हैं। इन द 1950s द चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द सेम quantity of steel. Today China is the largest producer of steel. China is also the world largest consumer of steel. 1950 की बात करें, 1950s की बात करें अगर हम, तो उस दशक में, उस ईयर में जो भारत और चीन था, वो लगभग दोनों लोग एक क्वांटिटी में, एक समान मात्रा में जो स्टील है उसका प्रोडक्ट तैयार किया था, उसको उत्पादित किया था। लेकिन आज जो प्रेजेंट टाइम में, टुडे चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। चाइना इज़ आल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। तो जो आज की जो स्थिति है, वो चीन स्टील का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है। और अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा खपत कहाँ होती है पूरे विश्व में, तो वो भी चाइना ही है। मतलब चाइना सबसे ज़्यादा स्टील को प्रोडक्ट तैयार भी करता है और सबसे ज़्यादा उसका उपयोग भी करता है, यानी प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। छोटा नागपुर Plateau region has the maximum concentration of iron and steel industries. It is largely because of the relative advantage this region has for the development of this industry. These include the low cost of iron ore, high grade raw material in proximity, cheap labor and vast growth potential in the home market. जो भारत में जो छोटा नागपुर है, उसके जो भी आपके प्लेट्यू रीजन्स है, जो पठारी क्षेत्र हैं, उसमें अधिकांश जो लोहा और जो इस्पात है, यानी जो आयरन है और जो स्टील है, उसके जो उद्योग हैं, उसकी जो इंडस्ट्रियां हैं, वो यहाँ पर केंद्रित हैं। और इस जो प्रदेश में उद्योग का जो डेवलपमेंट है, उसके लिए जो अधिक अनुकूल सापेक्षिक जो हमारी परिस्थितियां हैं, उसके अनुकूल जो स्थितियां हैं, जो हमारे है ना, डेवलपमेंट रिलेटिव एडवांटेज ऑफ द रीजन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, उसको बढ़ाने के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां वहाँ पर हैं। इनमें जो सबसे लौह अयस्क है, आयरन ओर है, ये कम लागत में मिल जाते हैं। जो होते हैं उच्च कोटि के, जो हाई ग्रेड रॉ मटेरियल हैं, उच्च कोटि के जो हमारे कच्चे माल हैं, वो भी निकटता हैं उनके पास, अच्छे से मिल जाते हैं। हमारे चीफ लेबर मिल जाते हैं, है ना, सस्ते, लो कॉस्ट ऑफ आयरन इनका हो जाता है। और ये हमारे क्या है, जो चीफ लेबर भी मतलब सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। और जो हमारे स्थानीय जो लोकल मार्केट्स हैं, इनसे इनकी जो मांग है वो अधिक संभव इसमें सम्मिलित होता है। Though India is an important iron and steel producing country in the world, we are not able to perform to our full potential, largely due to a high cost and limited ability of cooking coal, b lower productivity of labor, c irregular supply of energy, and d पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जो 4 चीज़ें ऐसे इसमें जो निम्नलिखित जो कारण है, कॉजेज़ हैं, वो क्या हैं? यदि जो हमारा भारत है, जो संसार का सबसे महत्वपूर्ण आयरन और उत्पादित देश माना जाता है। हमारे यहाँ आयरन स्टील बहुत ज़्यादा उत्पादित होता है, लेकिन इसकी जो संभाव्य स्थिति का विकास नहीं कर पा रहा है, हम इसमें डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, पूरा इसका विकास नहीं हो पा रहा है। इसका जो इसके कुछ कारण है, उसके 4 कारण है। कौन कौन से कारण हैं? हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड एबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल्स,
तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हाई कॉस्ट है, उच्च लागत है, और कुकिंग कोल की जो एबिलिटी है वो लिमिट है ना, सीमित उपलब्धता है। दूसरा क्या है, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ना, जो क्रम श्रमिक उत्पादकता है ना, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, कम श्रमिक उत्पादकता है। सी, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लाइट है, जो ऊर्जा है, वो अनियमित पूर्ति करती है ना, उसका इरेगुलर सप्लाई होता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो सी है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अविकसित अवसंरचना। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उसकी संरचना जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब संरचना होता है, तो उसकी जो संरचना है वो अविकसित है। ये हो गया। तो आगे चलते हैं। वी आल्सो मोस्ट good quality steel from other countries, however the overall production of steel is sufficient to meet our domestic demands। जो हम भी, जो हमारी उच्च कोटि का जो स्टील है, हाई गुड क्वालिटी स्टील, जो गुड क्वालिटी स्टील है, वो दूसरे देशों में हम क्या करते हैं, इसका आयात करते हैं। हालांकि जो हमारा कुल, हाउएवर ऑल ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज सफिशिएंट टू मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड्स। अगर हम बात करें तो हमारा जो कुल आयरन जो इंडस्ट्री है ना, ये क्या है कि उत्पादन जो हमारे घरेलू मांग है उसकी पूर्ति है पर्याप्त मात्रा में है, सफिशिएंट है, पूरी मात्रा, हम मतलब हमारी जो घरेलू मांग है, हमारी जो डिमांड्स हैं, उसको बहुत आसानी से इसको क्या कर सकता है, पूर्ति कर सकता है। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट have given a boost to the industry with the efforts of private enterprise. There is a need to allocate resources of research and development to produce steel more competitively। मतलब अगर हम बात करें जो लिबरलाइजेशन की या फॉरेन डायरेक्ट उसकी बात करें, जो हमारे निजी क्षेत्र में जो उद्यमी हैं, है ना, उसके प्रयत्न से, या जो हमारे उदारीकरण हुआ, या प्रत्यक्ष विदेशी, जो हमारे फॉरेन डायरेक्ट विदेशी निवेश करने वाले लोग हैं, इस उद्योग को, इस इंडस्ट्री को क्या करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, बूस्ट करते हैं। और हमारा जो स्टील उद्योग है, स्टील इंडस्ट्री है, उसको अधिक स्पर्धावान, अधिक कम्पिटिटिव बनाने के लिए, है ना, इसमें जो अनुसंधान है और जो हमारे विकास के संसाधन है, उसकी नियत करने की आवश्यकता भी पूरी होती है। देखिए बच्चों, ये एक ग्रुप दिया है, सॉरी एक फिगर दिया है 6.5 का। आइए थोड़ा सा इसको समझते चलते हैं। देखिए, ये इंडिया और चाइना दिया हुआ है, ब्लू कलर में जो दिया है ये इंडिया है हमारा, ये ब्लू कलर में इंडिया है, और ये रेड कलर में हमारा क्या है, चाइना है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये दिया है क्या कि जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन ऑफ इन इंडिया एंड चाइना, भारत में जो भारत और चीन में जो कच्चा जो स्टील इंडस्ट्रीज़ है, उसके क्या वो है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन वेबसाइट भी हमको नीचे दी गई है, www.worldsteel.org। इस पर आप इसको चेक भी कर सकते हैं। इसमें देखिए बच्चों, दिया गया है कि इधर जो दिया है ये देखिए, आपको ये दिया गया है प्रोडक्शन ऑफ मिलियन टन्स, ये प्रोडक्शन ऑफ मिलियन टन्स है ना, ये चीज़ दिया गया है। अब इधर देखिए 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 दिया है 1000 तक। तो देखिए इसमें जो 10 वो दिया गया है 2014 की बात करें, 2014 में, 2015 में देखिए जो ये है 86.5% इसका उत्पादन रहा। लेकिन इसका जो चाइना था, इसका उत्पादन हमारे यहाँ 822.47% रहा है ना। तो हर जगह पर देखिए आप, ये हमारा बढ़ता तो गया, लेकिन चाइना निश्चित रूप से बहुत आगे चला गया। आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे चलते हैं स्मेल्टिंग का, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग का। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग क्या है बच्चों, आइए इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग मतलब, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग को हिंदी में कहते हैं प्रगलन। स्मेल्टिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रगलन। स्मेल्टिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रगलन। ठीक है, आइए जानते हैं एल्युमिनियम स्मेल्टिंग है क्या।
Aluminum smelting is the second most important metallurgical industry in India. It is light, resistant of corrosion, a good conductor of heat, malleable, and becomes strong when it is mixed with other metals. It is used to manufacture aircrafts, uh, utensils, and wires. It has gained popularity as a suitable of steel, copper, zinc, and lead in a number of industries. भारत में अगर हम बात करें एल्युमिनियम की, तो इसमें जो एल्युमिनियम की जो स्मेल्टिंग होती है, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग में जो भारत है उसका दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग हमारे भारत में है। अगर यह बात करें तो ये कैसा होता है, तो ये बहुत ही हल्का होता है, इसमें जंग नहीं लगती, इसमें जो हीट है ये हीट को बहुत अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ना। इसमें मतलब ऊष्मा का जो सुचालक भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये बहुत ही मिलेबल होता है, मतलब लचीला होता है। और जो अन्य धातु में अगर हम इसको अन्य मेटल में इसको हम क्या करें, मिक्स कर दें, तो इसका जो अधिक कठोर भी बनाया जा सकता है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग को। और अधिक अगर हम इसमें एल्युमिनियम स्मेल्टिंग में और अगर कोई दूसरा मेटल मिला देते हैं तो ये और भी अधिक क्या होता है, कठोर बन जाता है। तो इससे क्या होता है, हवाई जहाज़ बनाते हैं हम, इसका उपयोग हम हवाई जहाज़ बनाने में करते हैं, बर्तन बनाने में करते हैं, और जो तार होता है ना उसको भी बनाने में इसका हम प्रयोग करते हैं। कई सारे ऐसे उद्योग हैं जिनका महत्व हम आयरन की बात, स्टील की बात करें या तांबा की बात करें, हम जिंक कॉपर की बात करें, है ना, एंड लीड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, शीशे की बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रयुक्त होने से बढ़ा है ये सारी चीज़ें। आइए आगे चलते हैं। Aluminium smelting plants in the country are located in Odisha, West Bengal, Kerala, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम जो स्मेल्टिंग है, देश के जो अनेक संयंत्र, उड़ीसा है हमारा, आपका पश्चिम बंगाल है, केरल है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, और तमिलनाडु के कुछ भी राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये एल्युमिनियम प्रगलन या एल्युमिनियम स्मेल्टिंग के प्लांट्स लगाए गए हैं। आगे चलते हैं। तो बॉक्साइट की बात करें अगर हम, तो ये है 6.6 फिगर भी दिया है, आप में देख सकते हैं इसको। तो bauxite, the raw material used in the smelters, is very bulky, dark reddish colored rock. The flow chart given below show the process of manufacturing aluminium, regular supply of electricity, and the assured source of raw material at a minimum cost are the two prime factor are location of the industry. अगर हम बात करें स्मेल्टर्स की बात करें, प्रगलनों की बात करें, तो उसमें जो बॉक्साइड है उसका कच्चे जो पदार्थ होते हैं, रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, उसके रूप में बहुत भारी और गहरे लाल रंग की चट्टानें जैसी होती है, इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम 6.8 जो हमारा फिगर दिया गया है, 6.8 फिगर नीचे दिया गया है, उसके बारे में देखेंगे। एल्युमिनियम का निर्माण कैसे किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, इस उद्योग की जो स्थापना की गई, उसकी जो महत्वपूर्ण 2 आवश्यकताएं थी, क्या थी? पहला तो निर्मित जो हमारी नियमित ऊर्जा थी उसकी पूर्ति करने के लिए 2 प्राइम फैक्टर्स ऑफ लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, जिसमें पहला जो था सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, रेगुलर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी था, है ना, नियमित रूप से हम ऊर्जा की पूर्ति कर सकें। और जो दूसरा था cost are the two of raw material at minimum cost are the 2 prime factors of for location of the industry। और दूसरा जो था वो कच्चे माल जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं उसकी कम कीमत पर सुनिश्चित उपलब्धता कराना, ये चीज़ें हमारे अंदर मतलब इसके वो थी। आइए जानते हैं 6.8 का जो वो है फिगर है वो क्या है, कैसे है। देखिए आपको दिया गया है कि एल्युमिनियम और जो हमारे अयस्क होते हैं, जो एल्युमिनियम होती है ना, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्युमिनियम इंडस्ट्री, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये वाला फिगर आपको दिख रहा है, 6.8 वाला फिगर दिख रहा है। 6.8 में देखिए ये बॉक्साइट दिया गया है, बॉक्साइट यहाँ पर दिया है। बॉक्साइट इसमें दो चीज़ें हैं, द रॉ मटेरियल एंड बॉक्साइट क्वारी। बॉक्साइट क्वारी का होता है मतलब बॉक्साइट खनन। ये क्या होते हैं, कच्चे माल मिलते हैं, इसको हम रेल या ट्रेन या किसी के माध्यम से, परिवहन से या समुद्री जहाज़ के माध्यम से कहाँ ले जाते हैं, एल्युमिनिया बनाते हैं,
एल्मीना बनाते हैं। एल्मीना क्या होती है? इसमें क्या होता है, एल्बाक्साइड जो दलन होती है और जो एल्मीना घुलन होती है इसमें मिलता है, और इसमें एल्युमिनियम शोधशाला यहाँ पर मिलती है, आपको रेफरेंसी मिलती है। और इससे 3 चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है कि पहला देखिए होता है कि बल्क और शिफ्ट टू साइट ऑफ स्मेल्टर। पहला जो हमारा जो स्मेल्टर है ना, प्रगलक है, वो स्थान तक भारी अयस्क का पहुंचाना होता है। दूसरा जो हमारी जो ये जो रिफ्रेंसरी है, इसमें कैल्शियम युक्त जो भी पेट्रोलियम कोक हैं ये भी इसमें पाए जाते हैं। और तीसरा जो कोयला खान है उसके पिच पाए जाते हैं, पिच फ्रॉम द कोयलरी, तो इसमें कोयले खान के पिच भी पाए जाते हैं। इस तरह से ये क्रोलाइट बनता है। इस तरीके से क्रोलाइट बनता है, जो एक पिघली हुई धातु है और जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है ना। क्रोलाइट क्या होती है? एक पिघली हुई मेटल है, पिघला हुआ एक मेटल है जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। इसमें जो है एल्युमिनियम स्मेलर होते हैं जो एल्युमिनियम को प्रगालक करते हैं, और दूसरा एल्युमिनियम प्रगालक होते हैं। इसमें भी नीचे से भी ऊपर से दोनों साइड से होते हैं, जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी बनती है। मतलब 18,600 किलोवाट प्रति टन ओर के हिसाब से यहाँ पर लाइट उत्पन्न होती है। 4 से 6 जो टन बॉक्साइट होती है उसमें 4 से अगर हम बात करें, देखिए दिया गया है कि अगर हम 4 से 6 टन्स ऑफ बॉक्साइट की बात करें तो इन 4 से 6 टन बॉक्साइट से 2 टन एल्युमिना बनता है, और 2 टन एल्युमिना से 1 टन एल्युमिनियम बनता है। ठीक है, और 1 टन एल्युमिनियम से हमको 18,600 वाट प्रति टन क्या मिलता है? और प्राप्त होता है। तो ये बात आपको लगभग समझ में आ गई होगी। आइए आगे चलते हैं। अगला है रसायन, हमारा केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं? रसायन उद्योग। आइए जानते हैं कि रसायन उद्योग क्या है, केमिकल इंडस्ट्री क्या है। आइए इसके बारे में जानते हैं। द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। इट compresses both large and small scale in manufacturing units. Rapid growth has been recorded in both inorganic and organic sectors. Inorganic chemicals include sulfuric acid used of manufacturer fertilizers, synthetic fibers, plastics, adhesives, paints, dyes, stuffs, nitric acid, alkalic soda ash used to make glass, soap, and detergent paper, and caustic soda. These industries are widely spread over the country. जो हमारे केमिकल इंडस्ट्रियाँ होती हैं, भारत में जो केमिकल इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से इसका डेवलप हो रहा है और बहुत ज़्यादा ये फैल भी रही हैं। इसकी जो भागीदारी है हमारे सकल घरेलू उत्पाद जो हमारी जो वो है ना, इसमें हम अगर बात करें सकल घरेलू उत्पाद की, तो हमारा जो जीडीपी है इसमें हम अगर बात करें तो बहुत तेज़ी से इसका विस्तार हो रहा है, और इसमें लगभग 3% इसमें 3% भाग घरेलू उत्पाद से प्राप्त होता है। सकल घरेलू जो हमारी जीडीपी है उससे प्राप्त होता है। ये उद्योग जो है हमारा, जो ये इंडस्ट्री है, एशिया का सबसे तीसरा बड़ा स्थान, इसका एशिया में तीसरा स्थान है, और विश्व के आकारों की दृष्टि से देखें तो ये 12वें स्थान पर है। इसमें आपकी बुक में नहीं दिया गया, लेकिन इसको हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर हम बात करें सकल घरेलू उत्पाद की जीडीपी की बात करें तो इसमें लगभग 3% भाग इसका होता है। और अगर हम इस बार केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो केमिकल इंडस्ट्री जो है हमारे यहाँ, अगर एशिया की बात करें तो इस एशिया में सबसे तीसरा स्थान इसका माना जाता है इंडिया का, और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये 12वें स्थान पर है। इसमें जो हमारे लघु और बृहत दोनों प्रकार के जो विनिर्माण इकाइयाँ सम्मिलित हैं, है ना, अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्र की तीव्र गति से वृद्धि दर्ज की जा रही है। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों इसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है। तो इनऑर्गेनिक जो हमारा होता है, इनऑर्गेनिक में फर्टिलाइजर, सिंथेटिक्स, ये सब हमको आपने पढ़ा भी देखा। तो इसमें जो इनऑर्गेनिक हैं, अकार्बनिक रसायन है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, हमारा फर्टिलाइजर्स है, उर्वरक है, हमारे जो
प्लास्टिक्स हैं, फाइबर्स हैं, है ना, गोंद है, रंग रोगन है, डाई है और बहुत सारे निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं जो हमारे सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। नाइट्रिक एसिड है, क्षार है, सोडा ऐश भी है। सोडा ऐश हम क्या बनाते हैं, कांच बनाते हैं, साबुन बनाते हैं ना, अपमार्जक बनाते हैं, अब बहुत सारे शोधक चीज़ें हैं, कागज़ में भी इसका प्रयुक्त होता है। ये सारी चीज़ें इसमें सोडा ऐश इसमें उपयोग होता है। और जो हमारी कॉस्टिक सोडा है, कॉस्टिक सोडा भी इसमें शामिल है। तो आप बता सकते हैं कि इनका जो उद्योग है ऐसे देश में विस्तृत फैलाव है, तो आप क्या बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? वाई डू यू थिंक इट इज़ सो? आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड petrochemicals which are used for manufacturing of synthetic fibers, synthetic rubbers, plastics, dye, stuffs, drugs and pharmaceuticals. Organic chemicals plants are located near oil refineries and petrochemical plants. जो हमारे कार्बनिक रसायन होते हैं, जो हमारे कार्बनिक केमिकल्स जो होते हैं, है ना, उसमें पेट्रो रसायन शामिल होता है। पेट्रो रसायन इसमें पाया जाता है जो हमें वो कपड़े बनाने में, रबड़ बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, रंजक पदार्थ बनाने में, दवाइयाँ बनाने में, औषध केमिकल्स बनाने में, है ना, ये सारी चीज़ इसमें प्रयोग की जाती हैं। ये उद्योग तेल शोधन जो शालाएँ होती हैं या जो हमारे पेट्रो रसायन संयंत्र होते हैं उसके समीप पाए जाते हैं। द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर्स बेसिक केमिकल एंड undergo processing processing the further produce other chemical that are used to industrial application, agriculture or directly for consumer markets. Make a list of the products you are aware of. तो जो हमारे भी केमिकल उद्योग होते हैं, जो केमिकल इंडस्ट्री होती हैं, आप अपने आप में एक बहुत बड़ा कंज्यूमर्स भी माना जाता है। इसमें जो हमारे आधारभूत केमिकल्स होते हैं उसका एक प्रोसेस के द्वारा जो हमारे रसायन उत्पन्न होते हैं, जो हमारे केमिकल पैदा किए जाते हैं, जिनका उपयोग हम औद्योगिक अनुप्रयोग में करते हैं, कृषि अथवा जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं मार्केट के लिए, उसमें किया जाता है। ऐसे में जो हमारे उत्पादक हैं उसकी एक सूची आप बना सकते हैं। और अगला आता है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ को हम आगे आपको कल पढ़ाएंगे। तो ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ को हम कल आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।